क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे भारत की असली ताकत कहां बसती है? जवाब संसद की गलियारों में नहीं, बल्कि हमारे देश की पंचायतों में छिपी है। एस्पिरेंट्स, अपनी पेन और डायरी उठा लीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के उस क्रांतिकारी पन्ने की जिसे हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। बापू का सपना था ग्राम स्वराज, और उसी सपने को सच करने के लिए लाया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इतिहास के नजरिए से देखें तो चोला साम्राज्य यानी चोला अंपायर से लेकर बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों तक पंचायतों का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी पंचायतें वाकई एम्पावर्ड हैं? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास ही नहीं खंगालेंगे, बल्कि उन कड़वी सच्चाइयों और चैलेंजेस पर भी बात करेंगे जो आज भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। फिर चाहे वो फंड्स की कमी हो या पंचायत पति जैसे सामाजिक मुद्दे। मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। चलिए ग्रासरूट डेमोक्रेसी की इस पूरी कहानी को अच्छे से डिकोड करते हैं। दोस्तों, पंचायतों का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए कोई नया नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पंचायतों की जड़ें हमारे वैदिक एरा यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में मिलती है। उस जमाने में पंचायतें सिर्फ गांव की सभा नहीं, बल्कि न्याय देने वाले सबसे बड़ी संस्था थी। आमतौर पर पंचायत में गांव का मुखिया यानी हेडमैन और 4 और सम्मानित सदस्य होते हैं, जिन्हें खुद गांव वाले ही चुनते हैं। इनका काम था गांव के झगड़ों को सुलझाना और मिल बैठकर फैसले लेना। फिर आया ब्रिटिश एरा। 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मॉडर्न फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जो इसी पुराने पंचायत सिस्टम पर आधारित थे। लेकिन अंग्रेजों का इरादा थोड़ा अलग था। उन्होंने रिवेन्यू पंचायत का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिनका काम था जमीन का लगान यानी लैंड रिवेन्यू वसूलना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो शॉर्ट में कहें तो प्राचीन काल के न्याय से लेकर अंग्रेजों के रेवेन्यू कलेक्शन तक पंचायतों ने हर दौर में गांवों की गवर्नेंस में एक वाइटल रोल निभाया है। लेकिन आजादी के बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। चलिए अब देखते हैं उन कमेटीज के बारे में जिन्होंने इस सिस्टम को आज का मॉडर्न रूप दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस लैंडमार्क कानून की जिसने पंचायतों की किस्मत बदल दी, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। एस्पिरेंट्स ध्यान से नोट कीजिए, इसे संविधान के पार्ट 9 में जगह दी गई है, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 टियर सिस्टम की। कानून कहता है कि ग्रामीण इलाकों में 3 लेवल पर पंचायतें होंगी। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति यानी ब्लॉक और टॉप पर जिला परिषद। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वहाँ इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल की जरूरत नहीं है। साथ ही हर वो गांव जिसकी आबादी कम से कम 500 है वहाँ ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य है। और हाँ, चुनाव लड़ने की उम्र को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। याद रखिए, पंचायत इलेक्शन के लिए मिनिमम एज 21 साल है, 30 साल नहीं। इस एक्ट ने सोशल जस्टिस पर भी पूरा फोकस किया है। पंचायतों में SC, ST और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। यहां तक कि चेयरपर्सन की कुर्सी पर भी रिजर्वेशन लागू होता है। अब सवाल आता है कि काम कैसे होगा और पैसे कहां से आएंगे? इसके लिए गवर्नर हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, जो पंचायतों को फंड्स और टैक्स का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। वहीं चुनाव कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी। पंचायतों को सिर्फ नाम की पावर नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान बनाने की पूरी अथॉरिटी है, चाहे वो खेती हो, हेल्थ हो या फिर एजुकेशन हो। अगर किसी वजह से पंचायत समय से पहले डिसॉल्व यानी भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। तो ये थे वो रूल्स जिन्होंने पंचायतों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का असली पावर हाउस बना दिया है। दोस्तों, कागज पर तो पंचायती राज को बहुत पावरफुल बनाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यानी ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। सबसे बड़ी चुनौती है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, यानी पंचायतों के पास अपने विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड ही नहीं होते हैं और वे पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर रहती है। इसके अलावा कई बार पंचायतों के डिसीजन मेकिंग में ऊपर से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, जिससे उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है। एक और बड़ी समस्या है वीक कैपेसिटी और ट्रेंड पर्सनल्स की कमी, यानी पंचायतों के पास अक्सर ऐसे स्किल्ड लोग नहीं होते हैं जो प्रोजेक्ट्स की सही तरीके से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर सकें।
वहीं महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन तो है, लेकिन आज भी पंचायत पति जैसा सामाजिक मुद्दा की वजह से उनकी लिमिटेड पार्टिसिपेशन एक बड़ी बाधा बनी हुई है। साथ ही सही इंफॉर्मेशन का एक्सेस ना होना और राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ पुअर कोऑर्डिनेशन होने की वजह से गांवों का विकास अक्सर फाइलों में ही अटका रह जाता है। एस्पिरेंट्स, ये वो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जिन्हें समझे बिना हम ग्रासरूट डेमोक्रेसी को कभी पूरी तरह सफल नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये थी पंचायती राज व्यवस्था की पूरी कहानी, इसके गौरवशाली इतिहास से लेकर आज की चुनौतियों तक। एस्पिरेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोकतंत्र की जड़ें जितनी गहरी होंगी, देश उतना ही मजबूत होगा। भले ही आज पंचायतों के पास फंड्स या मैन पावर की कमी हो, लेकिन 73rd अमेंडमेंट ने जो बीज बोया था वो आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। पंचायत पति जैसी कुप्रथाएं और फंड्स की कमी तभी दूर होंगी जब जागरूक नागरिक और आप जैसे भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर्स इस सिस्टम को समझेंगे और इसमें सुधार लाएंगे। उम्मीद है आज के इस सेशन से आपको इस मुश्किल टॉपिक को समझने में काफी मदद मिली होगी। अब चलते चलते आपके लिए आज का सवाल, भारत में नेशनल पंचायती राज डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।